हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश, आप सभी के साथ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्ता एम्पायर के बारे में। इससे पहले हम लोग कुषाण वंश के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गुप्ता एम्पायर के बारे में कि कैसे इसकी स्थापना हुई और कौन कौन इसमें महान शासक आए थे। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य को हम लोग दो भाग में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि गुप्त साम्राज्य काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे इस चैप्टर से जिससे आपका एग्जाम में दिक्कत हो। तो हम पूरा सीक्वेंस वाइज कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। हम पहला पार्ट आज कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसका पार्ट 2 कल, और फिर उसके बाद उसके क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के पार्ट में हम लोग जानेंगे इनके साम्राज्य के बारे में कि कौन कौन महान शासक इस साम्राज्य में आए और किस किस ने इस साम्राज्य का धीरे धीरे क्या किया, विस्तार किया। साथियों, गुप्त जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य ने पूरे भारत पर क्या किया था, शासन किया था। जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने पूरे भारत पर शासन किया। उसके बाद जो वंश आया जिसने भारत पर शासन किया या भारत के अधिक क्षेत्र पर शासन किया, तो वो उनके मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त साम्राज्य था, जिन्होंने भारत पर शासन किया काफ़ी बड़े क्षेत्र पर। क्योंकि उनके बाद मौर्य साम्राज्य के बाद कोई भी शासक या कोई भी वंश नहीं आ पाया जिन्होंने पूरे भारत पर शासन किया हो। कुषाण वंश आए, कुषाणों ने भारत पर राज किया, लेकिन उन्होंने भारत के पूरे भाग पर राज्य नहीं किया। उन्होंने कुछ क्षेत्र उनका भारत में था और कुछ क्षेत्र उनका मध्य एशिया से जाते हुए कहाँ पे था, चाइना में लग रहा था। लेकिन जो गुप्त साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य ने भारत के काफ़ी अधिक क्षेत्र पर क्या किया, अपना शासन किया था। तो देखते हैं कि इसकी स्थापना किसने की थी और कौन कौन इसके शासन हुए थे बड़े बड़े। देखिए, इस वंश की स्थापना जो की थी वो किसने की थी, वो की थी श्रीगुप्त ने। किसने की थी, श्रीगुप्त ने इस वंश की स्थापना की थी, यानी कि श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। 240 से 280 ईस्वी तक यह कौन रहे, यह इसके संस्थापक रहे या इसके शासक रहे, राजा रहे। 30वीं शताब्दी में इन्होंने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी। कहाँ की थी, कौशाम्बी में। उसके बाद इन्होंने किसकी धारण उपाधि की, इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की। किसकी, महाराजा की। ये देखिए साथी, कुछ इनका जो साम्राज्य था वो इनका विस्तार कुछ इस तरह यहाँ तक इनका विस्तार था भारत में, यानी कि इनकी साम्राज्य सीमाएं थी वो भारत में ही लगती थी। भारत से बाहर इनकी सीमाएं देखने को नहीं मिली थी। भारत से बाहर जो सीमाएं थी वो केवल दो साम्राज्यों की थी, और वो कौन कौन से थे। पहला था मौर्य साम्राज्य और दूसरा कौन सा था, जो हमने कल पढ़ा था, कुषाण वंश। कुषाण वंश की साम्राज्य की सीमाएं भारत तक देखने को मिलती थी, भारत से। इनके जो पुत्र थे श्रीगुप्त के, वो कौन थे, घटोत्कच, जो इनके उत्तराधिकारी थे और बाद में कौन बने, शासक बने। 280 से 320 ईस्वी तक यह क्या रहे, यह गुप्त साम्राज्य के शासक रहे। इनका जो शिलालेख है घटोत्कच और श्रीगुप्त, शिलालेख में इन्हें क्या कहा गया है, इन्हें महाराजा कहा गया। क्या कहा गया है, इन्हें महाराजा कहा गया है, दोनों लोगों को शिलालेखों में। उसके बाद साथियों, जो प्रथम सम्राट हुए इस वंश के, महान सम्राट जिन्हें कहा जाता है, या जो पहला सम्राट जो सबसे महान शासक था, उसे कौन था, वह चंद्रगुप्त प्रथम था। और चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो 320 में इस गद्दी पर बैठे थे और 320 से 335 तक शासक बने रहे। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम थे, मैंने आपको बताया। यह 320 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे। इनका विवाह जो था वो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ। अब साथियों देखिए, इन्होंने विवाह कर लिया लिच्छवी राजकुमारी से। इन्होंने विवाह करके अपने साम्राज्य की सीमाओं का क्या किया, विस्तार किया। इन्होंने दूसरे राज्यों की रानियों से विवाह किया चंद्रगुप्त प्रथम ने, और अपनी राज्यों की सीमाओं को बढ़ाया। इससे पहले एक और शासक थे जिन्होंने इस प्रकार का कार्य किया कि दूसरे राज्यों की रानियों से विवाह किया और उनके राज्य को अपना अधिकार कर लिया और अपने राज्यों की सीमाओं को बढ़ाया, और यही चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। तो एक तो चंद्रगुप्त प्रथम हो गए, और दूसरे शासक कौन थे जिन्होंने यह कार्य किया, तो वो कौन थे, बिंबिसार थे। और साथ ही बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की थी, मैंने आपको पढ़ाया था, किसकी की थी, बिंबिसार ने की थी हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने। बिंबिसार ने भी यही कार्य किया था, उन्होंने विवाह के तौर पर भी अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, और चंद्रगुप्त प्रथम ने भी क्या किया, अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार विवाह के द्वारा भी किया। दूसरे राज्य की रानियों से विवाह किया और उनके राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है
कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था। तो वह कौन थे? वह चंद्रगुप्त प्रथम थे। उस समय साथियों राजा जो शासक बनते थे वह क्या करते थे? एक उपाधि धारण करते थे। क्या करते थे? एक उपाधि धारण करते थे। तो महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। उसने विजय के माध्यम से अपना राज्य बढ़ाया। अब देखिए उन्होंने विवाह के माध्यम से भी अपना राज्य बढ़ाया और विजय यानी कि दूसरे राज्यों से युद्ध किया और उन्हें जीता और राजाओं को हराया वहां के, और क्या किया? अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यानी कि राजाओं को हराते गए और अपने साम्राज्य का विस्तार करते गए। उसका क्षेत्र गंगा नदी से प्रयाग तक फैला हुआ था। कहाँ से? जो गंगा नदी का क्षेत्र है वहां से और प्रयाग तक, कहाँ तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। देखिए ये चंद्रगुप्त प्रथम का साम्राज्य कौन सा है? ये जो साम्राज्य है साथियों ये चंद्रगुप्त प्रथम का साम्राज्य है। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साम्राज्य की सीमाएं कुछ यहाँ तक फैलाई हुई थी। उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त। कौन आते हैं? समुद्रगुप्त। और उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाएं जो बढ़ाई थी, ये तो इनके अंटर में था ही था ये वाला हिस्सा। इन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाएं यहाँ से बढ़ाते हुए ये यहाँ तक बढ़ा दी थी। जो ऑरेंज वाला कलर है यहाँ तक किसने बढ़ाई थी? समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ा दिया। और उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आते हैं वो कौन आते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसमें ये इतना भाग और ऐड कर लिया, जो गुजरात का हिस्सा है उसे भी क्या कर लिया उन्होंने? ऐड कर लिया और भारत में अपने साम्राज्य की सीमाएं इस क्षेत्रफल में बढ़ा दी। यानी कि अब जो इस वंश ने भारत में अपना विस्तार किया या शासक शासक रहे वो यानी कि इस क्षेत्र में भारत के इतने हिस्से में उन्होंने क्या किया? शासन किया था। क्योंकि उनके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कोई भी इतना बड़ा शासक नहीं आया कि उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाएं बढ़ाई। देखिए मैंने आपको दिखाया है, दो मैप मैंने आपको इसीलिए लिए हैं कि आप इसे बारीकी से और आसानी से समझ सकें। तो पहले कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने अपने भारत की साम्राज्य की सीमाएं बढ़ाई थी। उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन आए? समुद्रगुप्त, जिन्होंने काफ़ी अधिक अपने साम्राज्य की सीमाएं बढ़ाई थी। काफ़ी योगदान रहा उनका, बहुत बड़े शासक थे वो। और उसके बाद कौन आते हैं? उसके बाद आते हैं साथियों आपके चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय, जिन्होंने साम्राज्य की सीमाएं बढ़ाई। इनके साम्राज्य की सीमाएं बढ़ने के बाद साथियों दूसरा जो वंश आते हैं वो वंश अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और फिर कोई भी इतना बड़ा शासक नहीं हुआ जिन्होंने इतने क्षेत्रफल में भारत पर अपने क्या नहीं अपने भारत पर शासन किया हो इतने साम्राज्य में। क्योंकि भारत में फिर क्या हुआ? अलग अलग साम्राज्य स्थापित हुए और बड़े बड़े शासक थोड़े थोड़े छोटे हिस्सों में बट गए थे। तो गुप्त साम्राज्य के बाद दूसरा कोई शासक नहीं था जिन्होंने इतने क्षेत्रफल पर क्या किया? अपना शासन किया हो। गुप्त संवत की स्थापना 319 से 320 में की गई थी। कब की गई थी? 319 से 320 में। बहुत क्वेश्चन ऐसा आता है कि कब की गई थी और किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। गुप्त साम्राज्य का पहला महान शासक जो बना वह कौन था? गुप्त साम्राज्य का पहला महान शासक जो बना वह कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम ही थे जो बने थे। अब साथियों क्वेश्चन आपसे ऐसे बनता है कि इसकी स्थापना किसने की थी? गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की। समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त कब से कब तक रहे? 335 से 375 ईस्वा पूर्व तक, ईस्वी तक यह रहे और यह गुप्त वंश के सबसे बड़े शासक थे। क्या थे? यह गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े शासक थे। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। 335 में राजगद्दी पर बैठे थे। इतिहासकार थे बिसेंट स्मिथ। कौन थे? बिसेंट स्मिथ। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बिसेंट स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इसमें इन्होंने समुद्रगुप्त को क्या कहा है? भारत का नेपोलियन। क्या कहा इन्होंने? भारतीय नेपोलियन कहा, भारत का कहा किसे? समुद्रगुप्त को। यह उनकी वीरता से काफ़ी खुश हुए और उनकी खुशी पर उन पे मुग्ध होकर बिसेंट ने इनके लिए क्या किया? भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। अब साथियों क्वेश्चन एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। बिसेंट स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री में किसे संज्ञा दी? भारतीय नेपोलियन की, समुद्रगुप्त को। या फिर अर्ली हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो बिसेंट स्मिथ की। और क्या ये एक क्वेश्चन पूछता है कि संज्ञा किसमें मिलती है? संज्ञा किसने दी? तो बिसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को यह संज्ञा दी। छंदों की रचना करने के कारण इन्हें कविराज भी कहा गया। यानी कि कविराज किसे कहा जाता है? तो कविराज समुद्रगुप्त को ही कहा गया।
छंदों की रचना की इन्होंने, ऐसा पाया गया कि छंदों की रचना की, तो इन्हें क्या कहा गया, इन्हें एक उपाधि दे दी गई, किसकी, कविराज की उपाधि। तो कविराज किसे कहा गया या कविराज की उपाधि किसने धारण की या किसे दी गई, तो किसे दी गई, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था, विष्णु की पूजा करते थे, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता थी, यानी कि कट्टरवादी नहीं थे कि मैं इस धर्म को नहीं मानूंगा, आप लोग केवल विष्णु धर्म को ही मानिए, विष्णु की पूजा कीजिए, ऐसा समुद्रगुप्त नहीं करते थे। उन्होंने आज़ादी दे रखी थी सभी लोगों को अपना कर्म करने की। समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के राजा मेघवर्ण को बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति दी और कहा, उन्होंने कहा कि हमें मठ बनाना है एक बौद्ध का, तो उन्होंने कहा उनको अनुमति दे दी। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की। साथियों एग्जाम में आपसे ऐसे पूछेगा कि अश्वमेध कर्ता की उपाधि किसने धारण की, समुद्रगुप्त ने। और ऐसा एग्जाम में पूछ चुके हैं कई एग्जामों में कि उपाधि धारण करने वाले कौन थे, समुद्रगुप्त, या समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी, तो अश्वमेध कर्ता की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ऐसा कहाँ से हमें पता चला, तो साथियों सिक्के मिले थे, सिक्के पे समुद्रगुप्त के चित्र अंकित थे, बीड़ा बजाते हुए, क्या, एक बीड़ा वादन करते हुए समुद्रगुप्त के चित्र अंकित थे, जिससे समुद्रगुप्त का मालूम पड़ता कि समुद्रगुप्त को संगीत से क्या था, समुद्रगुप्त को संगीत से बहुत प्रेम था। कहाँ से मालूम पड़ा, सिक्के थे, सिक्के में समुद्रगुप्त के चित्र अंकित किए गए हैं बीड़ा बजाते हुए, क्या, बीड़ा बजाते हुए समुद्र को। ये देखिए आप, ये चित्र देखिए, ये चित्र अंकित किए गए और इन चित्रों से मालूम पड़ता है, इन आकृतियों से मालूम पड़ता है कि समुद्रगुप्त बहुत प्रेम करते थे संगीत को, है ना। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख, साथियों बहुत बार एग्जाम में इस अभिलेख से क्वेश्चन बनते हैं। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है कि समुद्र का गुप्त का शासन कितना बड़ा हुआ था, किस किस राज्य पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के दरबारी जो कवि थे, जो राज कवि थे समुद्रगुप्त के, कौन थे, हरिसेन। हरिसेन ने इस पर अपना लेख लिखा, किसमें, संस्कृत भाषा में, किसमें, और काफी इन्होंने क्या किया, हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की है, क्या की है, प्रशंसा की है इसमें, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा गया। क्या कहा गया, इस अभिलेख को प्रयाग प्रशस्ति भी कहा गया या इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ऐसे कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, हरिसेन ने, या इलाहाबाद लेख या प्रयाग प्रशस्ति क्या है, कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे है, इलाहाबाद में। प्रयाग प्रशस्ति कहाँ पे स्थित है, इलाहाबाद में। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है, हरिसेन ने काफी प्रशंसा की है इसके बारे में। और हरिसेन किसके राजकवि थे, तो समुद्रगुप्त के। क्वेश्चन साथियों डायरेक्ट बनता है आपका, यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट बनता है, पूछता है कि हरिसेन किसके कवि थे या फिर प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, तो हरिसेन ने की। देखिए ये उस समय संस्कृत की राइटिंग थी, ये देखिए ये संस्कृत की राइटिंग थी और यहाँ पे दिखाया गया हरिसेन ने किस प्रकार समुद्रगुप्त की प्रशंसा की, इस पर लिखा गया है। तो प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति इसी का नाम है, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। अशोक द्वारा निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, कहाँ पे था, कौशाम्बी में, लेकिन अकबर ने इसे कहाँ करा दिया, इलाहाबाद में स्थानांतरण करा दिया, इलाहाबाद में इसे स्थापित करा दिया। अशोक ने इसे कहाँ कराया था, कौशाम्बी में, लेकिन थोड़े समय बाद जब अकबर आए थे, अकबर ने इसे कहाँ कहाँ अकबर ले आए, अकबर इसे ले आए इलाहाबाद में। इस स्तंभ पर जहांगीर के आदेश तथा बीरबल का भी उल्लेख मिलता है, यानी कि उसके बाद जो जहांगीर आए थे, मुगल कालीन के जहांगीर, उन्होंने भी इस पर अपना लेख लिखवाया, किसके द्वारा, बीरबल के द्वारा इन्होंने अपना इस पर क्या करवाया, लेख लिखवाया। तो साथियों हमारा पहला पार्ट आज कंप्लीट होता है, अब हम पार्ट 2 कल पढ़ेंगे। और साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़कर आएंगे, क्योंकि क्या होगा जब आप पढ़कर आएंगे तो आपको और अधिक समझ में आएगा। पिछला वाला भी पढ़ के आइए जो हमने आज पढ़ा है, और कल जो हम पढ़ेंगे वो भी आप क्या करके आइए, पढ़कर आइए। तो साथियों जिन्होंने क्लास अभी तक शेयर नहीं किया वो क्लास को शेयर कर दें, क्लास को लाइक कर दें एक बार, और क्या कर दें, क्लास को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं कल हम।